हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली एक परिमेय संख्या, जिसमें हम पहले इस प्रश्नावली के कुछ हिस्से का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड और HCF तथा LCM की। तो चलो शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यानी जब हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी, जैसे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ये सब संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं। इनके रूप में, इनके गुणनफल के रूप में जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे 140 प्रश्न आ गया, जैसे 140 को अभाज्य संख्या, 140 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 17 बार, फिर 2 का लगाएंगे 35 बार, फिर 5 का लगाएंगे 7 बार, फिर 7 का लगेगा 1 बार। तो ये हो गए हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 2 × 2 × 5 × 7 ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अब कई बार प्रश्न आता है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करो। जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि 600 को अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में, घातों के रूप में व्यक्त करो। 600 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहले हम 600 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। 2 का देंगे 300 बार, फिर 2 का देंगे 150 बार, फिर 2 का देंगे 75 बार, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, 3 का देंगे तो ये जाएगा 25 बार, फिर 25 में जाएगा 5 का, तो 5 का जाएगा 5 बार, ये 5 बार, और फिर 5 में जाएगा 5 का 1, तो ये 1 बार। तो 600 के अभाज्य गुणनखंड हो गई 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब हमें क्या करना है, घातों के रूप में व्यक्त करना है। इसमें सीधा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसमें पूछा है घातों के रूप में व्यक्त करो, तो हम घातों के रूप में कैसे लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार, तो 2 की घात हो गई 3 × 3 कितनी बार आया, केवल 1 बार, तो ये 3 की घात 1 लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखो तो 3 का सीधा 3 लिख देना। × 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार, तो ये 5 की घात 2, ये हो गया घातों के रूप में व्यक्त। अब कई बार अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात करो। जैसे मान लो पूछ लिया जाए 600 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। 600 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। घातों का योग पूछा जाता है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, इस प्रकार लिखना है
लिखने के बाद में इन संख्याओं को गिनना है कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर घातों का योग पूछा जाता, क्या पूछा जाता, घातों का योग पूछा जाता, तो घातों का योग कितना होता, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। घातों का योग कितना है, 6 है। एक ले लेते हैं 1820, यहाँ कर लेते हैं 1820 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। तो सबसे पहले हम 1820 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1820 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का लगाएंगे तो यह जाएगा 910 बार, फिर 2 का लगाएंगे तो यह जाएगा 455 बार, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा 51 बार, फिर 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा 13 बार, फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो यह 1820 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या पूछा है, घातों का योग। सीधा गिनेंगे 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे, घातों का योग बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से घातों का योग आ जाएगा। गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बोले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सीधा गुणनफल के रूप में लिख देंगे। घातों के रूप में लिखने के लिए बोले तो जो संख्या जितनी बार आई है उसकी उतनी घात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 है, वो 3 बार आई थी तो 2 की घात 3, 3 एक ही बार आई थी तो 3 की घात 1 लिख सकते हैं या सीधा 3 लिख सकते हैं। 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 हो गई। समझ में आया। इसके बाद 1820 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछ लिया जाता है तो हम योग कैसे लिखते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। गुणनफल के रूप में लिखने के बाद इनको सीधा गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो इनकी घातों का योग 5 हो गया। यहाँ पर घातों का योग पूछा जाता तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। घातों का योग कितना, 6। इसमें घातों का योग कितना है, 1 2 3 4। घातों का योग कितना हो गया, इसमें 4 होगा। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, घातों के रूप में लिख सकते हैं और घातों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, एलसीएम दे रखा है इन संख्याओं का 1820। एचसीएफ दे रखा है इन संख्याओं का, क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ ज्ञात करना है। जब ऐसी स्थिति आती है जिसमें एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो और एक ज्ञात करना हो, दोनों में से एक दिया हुआ होगा और दूसरा ज्ञात करना होगा, तो उस समय क्या होता है, सूत्र लगाते हैं हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, यह सूत्र लगेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों में से एक दिया हुआ है, एक ज्ञात करना है। पूर्णांक कौन से है, तो यहाँ 91 और 140, 91 और 140, यहाँ पर दो पूर्णांक दे रखी हैं। एलसीएम दे रखा है 1820 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें जो दे रखा है उसका मान लिख देंगे और जो नहीं दे रखा है उसका मान ज्ञात करेंगे, सेम लिखेंगे। तो यहाँ 91 और 140 जो है वो पूर्णांक है और एलसीएम दे रखा है 1820। तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे, एचसीएफ दिया नहीं है तो एचसीएफ का एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम दे रखा है 1820 बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, तो पूर्णांक 91 और 140, तो इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। ये 91 इंटू 140 क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 91 इंटू 140
बटा 18 20, 0 से यहाँ 0 चला जाएगा और 14 से 182 चला जाएगा 13 बार। तो यहाँ HCF बराबर 91 बटा 30, यहाँ पर आ जाएगा 7 यानी 7, 91 बटा 13, 91 में 13 का भाग लगाएंगे 7 बार चला जाएगा। ये हमारा हो गया HCF। अब दूसरा प्रश्न, HCF दे रखा है, इसमें LCM हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र यही लगेगा, HCF 306,657 बराबर 9 हो तो LCM 306,657 क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र यही लगेगा, HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो HCF 9 दे रखा है, ये 9 इंटू LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर पूर्णांक क्या दे रखे हैं 306 और 657, इनको कर देंगे गुणा। 306 इंटू 657, ये 9 इस साइड से इस साइड में जाएगा। तो LCM बराबर 306 इंटू 657, 9 गुणा में जाएगा भाग में, ये बटा 9। LCM बराबर क्या आ जाएगा 9, 306 9 के पढ़े से 34 बार कटेगा, ये आएगा 34 इंटू 657। अब 34 को 657 से गुणा कर देंगे, LCM बराबर कितना आ जाएगा 34 इंटू 657, 34 102, 34 136, 34 5 170, 34 1 204, 34 7 238, 80 23, 34 5 170, 170 23, 170 और 23 193, 80 19, 34 2 68, 34 102, 34 6 204, 204 में 19 जोड़ेंगे तो आएगी 223, यानी 22,338, ये हमारा हो जाएगा LCM। अब इससे आगे वाला करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें HCF 1,40 बराबर 10 दे रखा है, LCM 1,40 बराबर 120 दे रखा है। यानी इस सूत्र में टोटल मान होते हैं 1 2 और 2 होंगे पूर्णांक, टोटल मान होते हैं 4 में से कोई 3 मान आपको देगा और चौथा मान आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसमें A का मान पूछा गया है, A का मान पूछा गया है, HCF दिया हुआ है, एक पूर्णांक दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है। तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र यही लगेगा, HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब HCF और LCM दोनों दे रखे हैं, HCF 10 है, LCM 120 है। तो HCF 10 इंटू LCM 120 बराबर पूर्णांक दे रखे हैं A और 40, यह A इंटू 40, इस 40 को इस साइड में लेके आएंगे तो 10 इंटू 120, ये गुणा में इस साइड में आएगा, भाग में आएगा 40 बराबर A, 0 से 0 कट जाएगा, 4 के पढ़े से 12 कटेगा 3 बार, ये काट दिया 3 बार, 10 दिए 30, A बराबर आ गया 30। यह सवाल भी इसी टाइप का है, HCF दे रखा है 3, LCM दे रखा है 90, A का मान ज्ञात करना है। तो सवाल इसी टाइप का, सूत्र यही लगेगा, HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF कितना दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, तो यहाँ मैं सीधा रख रहा हूँ, HCF है वो 3 इंटू LCM कितना दे रखा है 90 बराबर पूर्णांक क्या दे रखे हैं, एक पूर्णांक 45 है, दूसरा पूर्णांक A है, तो इनको गुणा कर लेंगे 45 इंटू A। अब 45 को इस साइड मिलाओ, 3 इंटू 90 बट्टे 45 बराबर A। 45 से 90 2 बार कट जाएगा, 3 2 6, A बराबर कितना आएगा 6, यानी हमारा दूसरा पूर्णांक क्या हो गया 6 हो गया। अगला सवाल,
संख्याओं 36,48 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 में 2 का भाग देंगे, 18 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे, 9 बार जाएगा, फिर 9 में 3 का देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 में 1 बार 3 का भाग जाएगा। तो ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गई। इसी प्रकार 48 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 48 में 24 बार जाएगा, फिर 24 में 2 का लगाएंगे, 12 बार जाएगा, फिर 12 में 2 का लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 6 में 2 का लगाएंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 का 1 बार ही रहेगा। यहाँ देख लीजिए 36 में 2 का लगाएंगे 18 बार, फिर 2 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो ये 2 × 2 × 3 × 3 इस प्रकार आ जाएगा। इसी प्रकार 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का 24 बार, फिर 2 का 12 बार, फिर 2 का 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब एलसीएम जब ज्ञात करना हो, एलसीएम तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको लेना है। तो 2 देखो, 2 सबसे ज्यादा बार किसमें आया? इसमें आया। कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 बार लिख दिए। अब 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आया। कितनी बार? 2 बार। तो 3 × 3 एलसीएम बराबर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 दिए 48, 48 दिए कितने हो जाएंगे? 48 × 3, 8 दिए 24, 80 2, 4 दिए 12, 2 14, कितने आ गए? 144। ठीक है। इसी प्रकार एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ में सबसे छोटी गलती ली जाती है, सबसे कम बार आया वो लिया जाता है। जैसे 2 सबसे कम इसमें आए, कितनी बार? 2 बार। 2 × 2। और 3 सबसे कम इसमें आया, कितनी बार? 1 बार। तो 1 बार 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 12। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के अंदर अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार जो है उसको लिया जाता है, और ये एचसीएफ है इसमें सबसे कम बार आया है उसको लिया जाता है। इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे a बराबर x की घात 5 y की घात 3 तथा b बराबर x² y² हो तो एचसीएफ होगा। तो अभी आपको एचसीएफ बताया था कि एचसीएफ जो सबसे कम घात है उसका लिया जाता है। तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा? देखो x है सबसे कम इसमें आया, इसमें आया कितनी बार? 2 बार। तो ये x की घात 2। y भी सबसे कम इसी में आया, कितनी बार? 2 बार। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया x² y²। दूसरा सवाल इस प्रकार से दिया हुआ मिलता है कभी कभी कि x बराबर 2 की घात 3 × 3 की घात 2 × 5 तथा y बराबर 2 × 3 की घात 3 × 5 की घात 2। तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा? सबसे कम घातें जो है उनको ले लेंगे। जैसे 2 की घात सबसे कम इसमें है, कितनी बार? 1 ही बार। तो ये 2। 3 की घात इसमें 3 है, इसमें 2 है। एचसीएफ में कम वाले लेनी है। 3 की घात कितनी लेंगे? 2। 3 की घात 2। 5 की घात इसमें 2, इसमें 1, तो कम वाले लेंगे। तो ये 5, इसको लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 5। 3 की घात 2 है तो 3 को 2 बार लिखना है। 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दिए 90। तो यहाँ एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा 90। अब देखिए कई बार क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर है। एचसीएफ तथा एलसीएम बराबर है। एचसीएफ और एलसीएम क्या है? बराबर है। तो संख्या होगी, तो संख्याएं भी उस समय क्या होगी? बराबर होगी, या हम कहें संख्याएं भी क्या होगी? समान होगी।
अगर HCF और LCM दोनों बराबर आते हैं तो संख्याएं भी क्या होगी, बराबर होगी दोनों। यानी एक से क्या 5 है तो दूसरी भी 5 होगी, एक 10 है तो दूसरी भी 10 ही होगी, यानी संख्याएं समान होगी। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।